Welcome to the new topic with the new hope that you will give your 100% attention just to know the details of My Own True Family, a poem. इस पोएम को हम लोग समझेंगे माई ओन ट्रू फैमिली को, लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे पोएट के बारे में, उसके बाद पोएम के बारे में समझेंगे, उसके बाद टेक्सुअल मीनिंग को समझेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन डिटेल समझेंगे कि पोएट ने इस पोएम में और इस पोएम के थ्रू से पूरे वर्ल्ड को उन्होंने क्या मैसेज दिया है. ओके जी, सो दिस साइड अमोसा हियर एंड लेट्स बिगिन द टॉपिक. एंड दिस पर्सन ऑन योर स्क्रीन इज टेड ह्यूज. यही है पोएट जो माई ओन ट्रू फैमिली को कंपोज्ड किया है. ठीक है, इनका फुल नेम है एडवर्ड जेम्स ह्यूज. बेसिकली इनको किस नाम से जाना जाता है? टेड ह्यूज के नाम से जाना जाता है. एंड दैट्स वाई दोनों नाम आपके बुक में लिखा होगा, टेड ह्यूज लिखा होगा या फिर एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूज लिखा होगा. ओके, सो दिस इज द पर्सन. एडवर्ड जेम्स ह्यूज इज द फुल नेम ऑफ द पोएट टेड ह्यूज. कभी भी अगर क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट द फुल नेम ऑफ टेड ह्यूज, सो दिस इज द आंसर, एडवर्ड जेम्स ह्यूज, otherwise Edward James Ted Hughes. Next point is he is noted English poet. वो बहुत फेमस पोएट थे. नोटेड मीन्स वेरी वेरी फेमस पोएट थे वो. एंड इन 2008 और 2008 में क्या हुआ, द टाइम्स रैंक्ड ह्यूज 4th ऑन देयर लिस्ट ऑफ द 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स सिंस 1945. 1945 से 2008 तक में सबसे बेस्ट 50 ब्रिटिश राइटर्स कौन थे? उसमें 4 नंबर पर कौन थे? टेड ह्यूज थे. ठीक है जी, तो ये कब का रैंकिंग है उनका? 2008 का रैंकिंग है. और 1945 से अप टू 2008 तक 4th रैंक पर किन्होंने दिया था? द टाइम्स ने, जो इंग्लैंड का जो न्यूज़पेपर है टाइम्स, उन्होंने रैंकिंग किया था इनको. ओके, एंड ही इज अ चिल्ड्रन राइटर. चिल्ड्रन राइटर मीन्स व्हाट? बच्चों के बारे में ज़्यादा लिखते थे. और इस पोएम में भी जब आप पढ़ोगे तो इसमें भी आपको एक बच्चा ही दिखेगा जो जंगल में जाता है इन सर्च ऑफ अ मेल डियर, और वहीं से इनका पोएम का सीरीज स्टार्ट होता है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज ह्यूज वॉज मैरिड टू अमेरिकन पोएट सेल्विया प्लैथ. तो इनका जो मैरिड हुआ था ऑल्सो विद अ पोएट, उनका भी, वो भी एक पोएट थी. और आफ्टर 8 और 9 ईयर्स आफ्टर मैरिज वो मर गई थी. और इनका जो मरने का सुसाइड जो करी थी उन्होंने, तो सुसाइड करने का दोष जो है वो किन के ऊपर लगा था? एडवर्ड के ऊपर लगा था, टेड ह्यूज के ऊपर लगा था. ओके, दिस इज अ स्टोरी, ऐसा समझा जाता है. ओके, सो ही हैड बीन द पोएट लॉरेट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम 1984 टिल हिज डेथ. 84 से अप टू हिज डेथ, जब तक वो डेथ नहीं किए थे, कहने का मतलब वो जो डेथ किए थे 1998 में उनका डेथ हुआ था, तब तक जो है वो एक तरह से इंग्लैंड के नेशनल मतलब पोएट थे. लॉरेट मीन्स क्या होता है? नेशनल पोएट के तौर पर देखा जाता है. ओके, तो टिल डेथ जो है वो एक लॉरेट थे. इनको इस अवार्ड से नवाजा गया था. ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं अबाउट द पोएम. अब हम लोग पोएम के बारे में जानेंगे. एंड द सोर्स ऑफ द पोएम, कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि इस पोएम का सोर्स क्या है. द सोर्स ऑफ द पोएम इज अ चिल्ड्रन बुक. एक उन्होंने बुक लिखा था, वो बच्चों का बुक था, और उस बुक का नाम इन्होंने क्या दिया था? मीट माई फैमिली. उस बुक का नाम था मीट माई फैमिली. और उसी बुक में ये पोएम को फर्स्ट टाइम पब्लिश नहीं किया गया था, लेकिन सेकेंड टाइम जब पब्लिकेशन आया था, वो पफिन बुक बोलकर, पफिन बुक पब्लिशर थे, उस एडिशन में अगस्त 1977 में जो है उसमें इंक्लूड किया गया था किसको? माई ओन ट्रू फैमिली को. ठीक है, तो कभी भी अगर सोर्स इन केस क्वेश्चन राइज होता है, सो इन केस आंसर इज व्हाट? मीट माई फैमिली. जो कब पब्लिश्ड हुआ था?
अगस्त 1977 में। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज। अब ये राइम स्कीम क्या है? अब राइम स्कीम आपको दिख रहा है, राइम स्कीम मतलब एक जो टोन होता है पोएम का, जो लय होता है, दैट इज कॉल्ड राइम स्कीम। वो क्या है? तो इसमें आपको दिख रहा है ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, ट्रिपल डी, ट्रिपल ई, ये है क्या? अब इस पोएम को देखो आप, इस पोएम को जब आप देख रहे हो तो इसमें टोटल 15 लाइन्स है और 3-3 लाइन्स का राइम है। मतलब लास्ट वर्ड में जो है, लास्ट वर्ड में जो आपका टैग है, रैग है, बैग है, ये एक ही जैसा साउंड करता वर्ड है, तो एक ही जैसा राइम स्कीम को क्रिएट कर रहा है, एक ही जैसा धुन को क्रिएट कर रहा है, एंड दैट्स वाई इन तीनों को क्या डिनोट किया गया? ए। इसके बाद देखो क्वैक, अवेक, स्टेक, तो फिर इनको बी, फैमिली, आई, डाई, एक ही जैसा टोन है। टू, यू, ग्रीव, तो ये फिर एक जैसा टोन है, तो फिर इसको डी दे दिया गया। मी, कंपनी, ट्री, ये फिर ई हो गया। तो इसी के वजह से यहां जो बोला गया था क्या? ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, ट्रिपल डी, ट्रिपल ई, मतलब टोटल ये 15 लाइन्स है और हर लास्ट वाले वर्ड को इंडिकेट करके वहां पर ये राइम स्कीम दिया गया। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द राइम स्कीम, सो दीज आर द राइम स्कीम। आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आपने ये देख लिया कि किस तरह से पोएम का राइम स्कीम है, किस तरह से किसी भी पोएम का हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी ये डिफरेंट भी होता है, स्टूडेंट्स में अलग होता है। वो जब आप ऊपर की तरफ जाओगे, आप दूसरे पोएम में जब जाओगे तो उसके बारे में हम लोग तब डिस्कस कर लेंगे। अभी हमने सिर्फ डिस्कस किया कि इस पोएम का क्या राइम स्कीम है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट द मीनिंग। मीनिंग जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मीनिंग नहीं समझा तो आप पोएम के एक एक लाइन्स के डिटेल्स को नहीं समझ पाओगे। तो देखो हम लोग मीनिंग में चलते हैं। फर्स्ट वर्ड इज क्रिप्ट। क्रिप्ट मतलब ऐसे रेंगना होता है, लेकिन यहाँ कोई रेंग नहीं रहा है। यहाँ चुपके से कोई पोएट जो है हमारा, वो जंगल में जब जा रहा है, उसी को कहा गया है क्रिप्ट। ठीक है, जैसे ये पिक्चर देखो आप, एक आगे कोई चल रहा था और आपने पीछे से आके उसको डरा दिया, दैट इज कॉल्ड क्रिप्ट। चुपके से आपने जो जा रहा था, दैट इज कॉल्ड क्रिप्ट। सो क्रिप्ट मीन्स वॉक्ड स्टिल्थली, वॉक्ड विदाउट मेकिंग अ साउंड। आप बिना साउंड किए हुए, बिना उसको जनाए आप जा रहे थे। और ये क्या, यहाँ पर भी जो बच्चा है वो जंगल में जाता है स्टैग को देखने के लिए, हिरन को देखने के लिए, और वो बहुत चुपके से जाता है, सो दैट द डियर कैन नॉट बी अलर्टेड एंड फ्ली अवे, और वो भाग न जाए जिसके वजह से। तो इस वजह से यहाँ पोएट ने क्या वर्ड यूज किया है? क्रिप्ट। ओके, क्रिप्ट मीन्स यहाँ रेंगना नहीं, क्रिप्ट मीन्स यहाँ वॉक्ड स्टिल्थली। ओक एक पेड़ होता है और उसी का ये जंगल है जहाँ पर वो जाता है। लुकिंग फॉर मतलब सर्च में, किसके खोज में जाता है? स्टैग के तलाश में जाता है, मेल डियर के तलाश में जाता है, उसको देखना चाहता है। एंड ओल्ड वुमेन से वो मिल लेता है, और वो जो ओल्ड वुमेन है यहाँ पर रेफर्ड किया गया है टू मदर नेचर। एक्चुअली में ओल्ड वुमेन जो हम लोग पोएम पढ़ते हैं, एक्चुअली उसका दो मतलब होता है, एक लिटरल मतलब होता है और एक डिपर मतलब होता है। रेफरेंस मतलब होता है, सिंबॉलिकल मतलब होता है। सिंबॉलिकल मतलब आपको बोलेगा कुछ, लेकिन उसका मतलब जो है कुछ और भी हो सकता है। तो ये जो ओल्ड वुमेन है, एक्चुअली ओल्ड वुमेन किसके तरफ रेफर किया गया है? माँ नेचर को। ओके, और वो जो बच्चा है, वो बच्चा क्या है? दैट चाइल्ड, जो बच्चा जाएगा अभी जंगल में जाएगा, वो बच्चा क्या है? ह्यूमन बीइंग है। ओके, नॉबली मीन्स होता है अनस्टीडली, मिसशेपन अपीयरेंस। और वो जो वुमेन है अपने प्रॉपर शेप में नहीं है, वो बहुत टॉन्ड है, बहुत रैग्ड है, क्योंकि उसको ह्यूमन ने क्या कर लिया है? डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिसके वजह से यहाँ वर्ड यूज किया गया है क्या? नॉबली। स्टिक, रैग, मतलब उसके जो स्टिक्स है वो भी नॉबली है और रैग्ड है। रैग्ड मतलब अ पीस ऑफ क्लोथ। और यहाँ जो वो क्लोथ पहन कर आई हैं, जिस वुमेन का जो अपीयरेंस है, वो बहुत फटा चिटा पुराना कपड़ा पहन कर आई है। खासकर ऐसे कपड़ों को हम लोग रैग कहते हैं, जिसे हम लोग साफ, किसी चीज़ को साफ करते हैं। तो ऐसे कपड़े क्या होंगे? गंदे होंगे। तो इसके वजह से यहाँ पर रैग वर्ड यूज़ किया गया है। जिस वुमेन को बच्चे ने मिला, वो वुमेन कैसी है? नॉबलिस्टिक है। नॉबलिस्टिक मतलब सी इज़ नॉट इन प्रॉपर शेप, हर प्रॉपर शेप, अपने प्रॉपर शेप में नहीं है, बहुत एग्जॉस्टेड है, बहुत थकी हुई दिख रही है। ओके, एंड
सीक्रेट मतलब होता है नॉट नोन और सीन। यहाँ जो वर्ड यूज किया गया है सीक्रेट, उसके बैग में कुछ सीक्रेट है वो। अभी हम लोग ये मीनिंग नहीं समझ रहे, अभी हम लोग हम लोग ये एक एक लाइन के डिटेल्स को नहीं समझ रहे, हम लोग सिर्फ वर्ड के मीनिंग को समझ रहे हैं। लाइन बाय लाइन डिटेल्स भी चलेंगे, उसको भी अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये फर्स्ट स्टांजा का जो 3 लाइन का था, उस फर्स्ट स्टांजा के मीनिंग को हम लोग ने देख लिया। सेकेंड स्टांजा में चलते हैं। चलने से पहले आप ये देख लो, दिस इज ओक ट्री। इसी ओक ट्री के जंगल में कौन गया है? बच्चा गया है, ठीक है। और जब बच्चा गया है तो वो किसके तलाश में गया है? इसके तलाश में गया है, डियर के तलाश में गया है, मेल डियर के तलाश में गया है, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं, स्टैंजा 2 में आते हैं। स्टैंजा 2 में है कैकल। अब यहाँ कैकल का मतलब होता है जो औरत हंसने लगी है जोर जोर से, वो हंसना क्या है? लाफ इन अ लाउड एंड हार्श वे। आप ऐसे हंसते हो जैसे कोई डर जाए और बहुत जोर जोर से ठहाका मारकर हंसते हो, उसको लाफ नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? कैकल। ओके। क्वैक, क्वैक वर्ड क्या है? अर्थक्वेक आपने नाम सुना है, भूकंप जब आता है तो क्वैक मतलब क्या होता है? ट्रेम्बल। इजिली याद रहेगा। ट्वाइस अवेक कहने का मतलब जब बच्चा बैग के अंदर देखता है तो वो बहुत अलर्ट हो जाता है। अब ये ट्वाइस अवेक एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो भूकंप आया तो आप अचानक से क्या हो जाते हो? डबल अलर्ट हो जाते हो, जल्दी से अपनी जान बचाने के चक्कर में क्या होते हो? भागने लगते हो, बहुत जागरूक हो जाते हो। आप तब वेट नहीं करते हो कि मैं थोड़ा आराम से करूँ, नो। उसी तरह से बच्चे के साथ यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जो कुछ वो देखकर ट्वाइस अवेक हो गया है। जो यहाँ वर्ड यूज किया गया है ट्वाइस अवेक, उसी के सेंस में यूज किया गया है। सराउंडेड मतलब कोई अगर किसी चीज़ के चारों तरफ से घिरा हुआ है तो सराउंडेड होता है। स्टीयरिंग मतलब जब कोई आंख तान कर किसी को देखता है, ग्लेयर करता है, गुस्से से देखता है, वो हम लोग तब उसको क्या कहते हैं? स्टीयरिंग कहते हैं। ट्राइब मतलब फैमिली। यहाँ ट्राइब जो है ओक ट्री को ही कहा गया है, ये रेफरेंस वर्ड है। स्टेक मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वुडन पोल। एक लकड़ी का जो खंबा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेक कहते हैं, ठीक है। थर्ड स्टांजा में आते हैं। इसमें चॉप डाउन है। चॉप डाउन मतलब क्या होता है? कट डाउन। जैसे पेड़ को काटा जाता है और पेड़ को काटने वाले होते कौन है? वही ह्यूमन बींग्स। तो उसी सेंस में यहाँ दिखाया गया है कि क्या कर दिया गया? चॉप डाउन कर दिया गया। टर्न अप मतलब होता है वो पूरी तरह से वॉर्न आउट हो चुका है, रैग्ड हो चुका है, थक चुका है। ट्वाइस अवेक मतलब वही गेट सडन एंड मोर अवेयर। ब्लिंक एन आई, ब्लिंक एन आई मतलब होता है ओके, ये 2 वर्ड रिपीट हो गया, एक वर्ड रिपीट हो गया है शायद, तो आप इसमें आ जाओ ब्लिंक एन आई में। शो ब्लिंक एन आई क्या होता है? टर्न योर आई। ब्लिंक मतलब होता है आँख के जो हमारा लिड है उस लिड को जब झपकाते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लिंक। आँख मारने को भी ब्लिंक कहते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लिंक एन आई है उसका मतलब होता है टर्न योर आई ऑफ। आप आँख नहीं फेर सकते हो, मतलब किसी से मुंह नहीं मोड़ सकते हो, उस सेंस में यहाँ कहा गया है ब्लिंक एन आई। अनलेस मीन्स इफ नॉट, अगर नहीं तो। प्रॉमिस मतलब स्वेयर और प्लेज होता है जो कि उसको करना है। एंड दिस इज द फोर्थ स्टैंजा। व्हेनेवर मतलब एवरी टाइम, एट वट एवर टाइम, ऑलवेज। स्वेयर मतलब प्रॉमिस हो गया। रिंकल मतलब क्रिंकल हो गया, जो हमारा चेहरा जब झुक जाता है, झुलस जाता है, या फिर बुढ़े होने पर जो चेहरा झुल जाता है उसको रिंकल कहते हैं। उसी तरह से पेड़ का हुआ है कि वो उसको इतना लूटा गया है कि वो इस अवस्था में आ गया है। रूट कहने का मतलब यहाँ जर रही है, रूट कहने का मतलब इंसर्ट है। देखो यहाँ मतलब चेंज हो गया क्योंकि ये सिंबॉलिकल मतलब भी देता है, तो रूट का मतलब यहाँ जर नहीं होगा। नेक्स्ट 5th स्टांजा में आते हैं। बॉज इसमें जो है यूज़ किया गया है। दिस बॉज, बॉज मीन्स ब्रांचेस, एंड अल्टर्ड मीन्स चेंज होता है। जो पोएट अल्टर्ड हो गया है, चेंज हो गया है, दैट इज मेंटली चेंज हो गया है पोएट। जब वो वहाँ पर आया, एक सपना देखा और सपना के वजह से वो क्या हो गया है? वो मेंटली चेंज हुआ है, कुछ उसका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है। पहले कुछ और था और अभी कुछ और हुआ है। ओके, तो अब एक एक स्टैंजा को समझते हैं। अब इस स्टैंजा में देखो, लाइन बाय लाइन समझेंगे, ध्यान से समझना आप। वंस आई क्रेप्ट इन एन ओकवुड। अब आई जो वर्ड यूज हुआ है फॉर द पोएट, जो हमारा नरेटर है, जो इस बात को कह रहा है, पोएम में जो भी कुछ बात कहा जा रहा है, किसके थ्रू से? एक बच्चे के थ्रू से कहा जा रहा है, और वो बच्चा मे बी द पोएट। हम लोग मानकर चलते हैं कि पोएट है। तो
पोएट कह रहा है कि वंस आई क्रेप्ट इन एन ओक वुड, एक बार वो कहाँ को गया, जंगल में। और ये एक बार कहने का मतलब एक बार उसने सपना देखा और उस सपने में उस ओक वुड में गया, जंगल में गया। आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्टैग, और वो वहां जो गया था इन सर्च ऑफ अ स्टैग, मेल डियर के सर्च में गया था। बट आई मेट एन ओल्ड वुमेन देयर, लेकिन उसको तो वो स्टैग मिला नहीं। मिल क्या गया, एक बूढ़ी औरत मिल गई। और आपको बताया गया है ये बुढ़ी औरत एक्चुअली में बुढ़ी औरत के लिए नहीं आया है, एक्चुअली में ये कौन है, मदर नेचर है, ओक ट्री है। ओके, ऑल नॉबली स्टिक एंड रैग, और उसको देखते ही पोएट को ऐसा लगा दिस वुमेन इज एग्जॉस्टेड, टायर्ड, प्लंडर्ड, ऐसे कि बहुत दिन से भूखी है, ऐसा कपड़ा पहन रखी है जैसे कि इसको पहनने को कुछ था ही नहीं, हरा भरा नहीं है। कहने का मतलब मान लो एक पेड़ सूख गया, सूखने के बाद वो झुलस जाता है, उस अवस्था में ये है। कौन, औरत है। और ये औरत किस के रेफरेंस में आया है, पेड़ के रेफरेंस में आया है। तो उसने जो वुमेन को देखा है वो खुश नहीं है, वो बहुत बुरी तरह से एग्जॉस्टेड है, ऐसा जैसा कि वो डेथ को सफ़र कर रही है, मौत के कगार पर है। ओके, सी सेड, और जैसे ही उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ है, जैसे ही बच्चे ने किसको देखा, वोल्ड वुमेन को देखा, और वोल्ड वुमेन ने जब बच्चे को देख लिया है वो कहती है आई हैव योर सीक्रेट इनसाइड माई लिटिल बैग, मेरे पास तुम्हारा सीक्रेट है और मेरे बैग में है। तो अब ये जो सीक्रेट है वो सीक्रेट किसका सीक्रेट, बच्चे का सीक्रेट। अब ऐसा सीक्रेट जो कि उसको खुद नहीं पता होगा कि क्या है, ऐसा कुछ जो अननोन है, ऐसा जो अनसीन है। तो इस वाले पूरे लाइन में क्या क्या पोएट ने बात किया है, अब एक एक करके हम लोग समझेंगे। सो फर्स्ट इज द पोएट बाय बीइंग अ चाइल्ड, पोएट खुद जो है एक बच्चा बनकर वेंट टू द ओक वुड इन हिज ड्रीम। अब सपने में आप कुछ भी देख सकते हो, तो पोएट ने क्या देखा कि वो बच्चा है और वो कहाँ को गया, ओक वुड में गया। किस में, ड्रीम में गया, सपने में ही वो जंगल में जाता है। ही वेंट देयर इन सर्च ऑफ अ मेल डियर, और वो गया है लेकिन किसके तलाश में गया है, मेल डियर के तलाश में गया है, स्टैग के तलाश में गया था। बट ही मेट विद एन ओल्ड लेडी, और वहां पर उसको कौन मिल गया है, ओल्ड लेडी मिल गया है। तो ये सब एक लाइन, एक एक लाइन आप समझोगे तो इसको आप क्या कर पाओगे, उसको आप लिख पाओगे अच्छे से, उस बात को समझ पाओगे, अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो। और उस लेडी के बारे में देखो क्या कहा गया, सी इज एन ओल्ड एंड डिफॉर्म्ड लेडी, और जिस लेडी से वो मिला है वो बुढ़ी है, डिफॉर्म्ड मतलब प्रॉपर वे से उसका प्रोग्रेस नहीं हुआ है, जो उसको जैसा दिखना चाहिए था वैसा वो दिख नहीं रही है, अपने पूरे फॉर्म में नहीं है, अपने पूरे स्ट्रक्चर में नहीं है। हु इज़ वीक, और कैसे दिख रही है, वीक दिख रही है, एंड एग्जॉस्टेड। कैसे पता चला, रैग से पता चला। रैग मतलब होता है पुराना, पुराना कपड़ा वगैरह पहनकर। अब ये कौन होते हैं, जो लोग सड़क पर देखोगे पागल लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं, उनको खुद नहीं पता होता है, उनको प्लंडर्ड किया जाता है किसी न कहीं के थ्रू से। तो यही इसी लाइन में वुमेन को मदर नेचर के रूप में दिखाया गया है, जो डिफॉर्म्ड क्यों है, वो अपने पूरे शेप में क्यों नहीं है, वो हरा भरा क्यों नहीं है, क्योंकि आदमी ने उसको नष्ट किया है, मानव जाति ने उसको नष्ट किया है। पेड़ को कौन मारता है, कौन प्लंडर करता है, आदमी लोग, और उसको क्या बना दिया है, डिफॉर्म्ड बना दिया है। मतलब वो अपने हरियाली को खो चुका है, वीक हो चुका है, एग्जॉस्टेड हो चुका है, वो अपने अपीयरेंस के बारे में बता रहा है। हर क्लोथ्स आर रैग्ड, और उसके जो क्लोथ्स है वो कैसे है, रैग्ड है, पुराने हैं। ओके, तो वो क्या कहती है, सी इन्फॉर्म द पोएट दैट शी हैड सम इम्पेंडिंग डेंजर सीक्रेट इनसाइड हर बैग। अब ये जो कहा है सीक्रेट, इस वो सिर्फ सीक्रेट नहीं है, इसमें बहुत मतलब है। इसमें क्या मतलब है कि वो कहती है पोएट को या फिर बच्चे को कि उसके पास जो सीक्रेट है वो इम्पेंडिंग डेंजर है। इम्पेंडिंग डेंजर कहने का मतलब ऐसा खतरा जो अभी आने वाला है, आया नहीं है, आने वाला है। और वो सीक्रेट कहाँ पर है, इनसाइड हर लिटिल बैग, उसके बैग में है। तो इस वाले स्टैंजा में, पहले वाला स्टैंजा में ये 5 बात हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में।
देन से बिगेन टू कैकल, और इतना कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगी। वो कही है कि तुम्हारा लाइफ खतरे में है, तुम्हारा जो सीक्रेट है वो मेरे बैग में है, और वो हंसना स्टार्ट कर देती है। एंड आई बिगेन टू क्वैक, और जैसे ही वो हंसी सुनता है, पोएट जैसे ही हंसी सुनता है, किसका हंसी सुनता है? उस बूढ़ी औरत का, जो ठहाका मार मार कर हंस रही है, जिसकी वजह से वो क्वैक करने लगता है, वो घबराने लगता है, घबराकर थर थर कांपने लगता है। किसकी वजह से? कैकल। औरत ने क्या किया? कैकल। और पोएट ने क्या किया? क्वैक। तब क्या करती है? सी ओपेंड हर लिटिल बैग। अब वो अपना क्या करती है? लिटिल बैग को ओपन करती है। और किसके लिए ओपन करती है? बच्चे को दिखाने के लिए। अब वो बच्चा देखता भी है। एंड आई केम ट्वाइस अवेक, और जैसे ही बच्चे ने देखा उस बैग के अंदर, वो क्या हो गया है? बच्चा डबल अलर्ट हो गया है। अभी भूकंप वाला एग्जाम्पल आपको दिया गया था कि वो ऐसा चीज, ऐसा खतरा देखकर वो इतना अलर्ट हो जाता है कि ऐसा भी क्या लाइफ है उसका। अब देखा उसने क्या है वो, अभी देखो। सराउंडेड बाई ए स्टीयरिंग ट्राइब एंड मी टाइड टू ए स्टिक। अब उसने अपने को देखा बैग के अंदर, और प्रॉपर अवस्था में नहीं देखा, वो बंधा हुआ दिखा। एक लकड़ी, एक डंठल, एक पोल पर उसको बांध दिया गया है, एक खंबे, लकड़ी के खंबे पर उसको बांध दिया गया है, और चारों तरफ उसको कौन घेर कर है? ट्राइब। ट्राइब मतलब वो पेड़ सारे जो वहां पर उसके चारों तरफ घेर कर उसको खड़े हैं। स्टीयरिंग, स्टीयरिंग मतलब गुस्से से उसको देख रहे हैं। यहां पर इस स्लाइड में ये मतलब है कि आदमी लोग ने जिस तरह से पेड़ को काटा है, उसी तरह से उसका लाइफ भी क्या है? ये डेंजर में है, टाइड है, उसका भी अवस्था वैसा ही होने वाला है। और नेचर बहुत गुस्से में है। नेचर जब गुस्से में आती है तो वो फिर अपना रिवर्स एक्शन दिखाती है। इसीलिए ये पहले फ्यूचर फोरकास्ट कर दे रही है बच्चे को कि देखो तुम्हारा ये भविष्य, आने वाला भविष्य है, जो वो कहाँ दिखा रही है? अपने बैग के अंदर में दिखा रही है। सो कम टू द लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट्स। आफ्टर इन्फॉर्मिंग अबाउट द सीक्रेट टू द बॉय, जब वो बता देती है सीक्रेट को, सी बिगेन टू कैकल। जैसे ही बताती है वैसे वो क्या करना स्टार्ट कर देती है? हंसना स्टार्ट कर देती है। और किसके ऊपर हंस रही है? ये हंस रही है इसके ऊपर कि तुम आदमी लोग मुझको काट काट कर, मार मार कर यूज कर रहे थे, और अब तुम्हारा भी वही हश्र होने वाला है। इसीलिए वो हंसना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। द कैकलिंग ऑफ द वुमेन मेड द बॉय फियरफुल। और वो जो इतना ठहाके मारकर हंस रही है, जिसके वजह से बच्चा क्या हो गया? डर गया है। एंड ही स्टार्टेड टू सीवर, और इसके वजह से वो क्विक करने लगा है, वो कांपने लगा है डर से। सी ओपन अ लिटिल बैग एंड शोड टू द बॉय। वो अपना क्या करती है? वो अपना बैग खोलती है और किसको दिखाती है? बच्चे को दिखाती है। ओके। द पोएट बिकेम ट्वाइस अलर्टेड। पोएट जो है डबल अलर्ट हो जाता है, डबल अवेयर हो जाता है। टू सी इनसाइड द बैग, बैग के अंदर जब वो देखता है तो बहुत सचेत हो जाता है वो, और थोड़ा बहुत आराम से सचेत नहीं होता है, ऐसा सचेत कि अगर इमीडिएट अभी ये काम नहीं किया गया तो वो गड़बड़ हो सकता है। ओके। ही सॉ दैट ही वॉज टाइड विद अ वुड। और उसने क्या देखा? अपना ही भविष्य खतरे में देखा। क्या? कि वो बंधा हुआ पड़ा है। किससे? एक वुड पोल से। कहां पर? इनसाइड द बैग, बैग के अंदर में। और कौन कौन है? सराउंडेड बाय द ओक वुड। और उसके चारों तरफ कौन घेर रखे हैं? आदमी के रूप में ओक वुड घेर रखे हैं, जिसको ट्राइब कहा गया है। द ट्राइब्स वी आर स्टेयरिंग। और जो ट्राइब्स लोग हैं, ट्राइब्स मतलब फैमिली भी होता है, तो यहाँ ट्राइब्स दिखाकर ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि पेड़ और जो वुमेन होते हैं, आदमी लोग होते हैं, वुमेन, मैन जो होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? एक ही होते हैं। इसीलिए क्या कहा गया है? ट्राइब्स वी आर स्टेयरिंग। और जो उसके जितने सारे ओक ट्री है, वो कुछ सारे के सारे गुस्सा होकर देख रहे हैं, एक टक देख रहे हैं। किसको? एट द बॉय। इट शोज दैट द ओक ट्रीज आर एंग्री। और इसका मतलब ये है कि वो लोग बहुत गुस्से में हैं। ओके। और सेकेंड स्टांजा इज ओवर। कम टू द थर्ड स्टांजा। थर्ड स्टांजा में है दे सेड। दे सेड मतलब अभी बच्चा कहाँ पर है? बैग के अंदर में है, और बैग के अंदर ये सारा घटना हो रहा है। और ये जो दे है, उसके चारों तरफ जितने सारे ओक ट्री थे, जो ट्राइब्स थे, वो कह रहे हैं,
वी आर द ओक ट्री। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम लोग ओक ट्री है। एंड योर ओन ट्रू फैमिली, यहां पर योर होगा, एंड योर ओन ट्रू फैमिली, और तुम्हारा जो सच का फैमिली। अब देखो फैमिली किसको कहते हैं? फैमिली वो होता है, जैसे आप भी किसी फैमिली में रहते हो तो आप भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, अपने फादर्स के ऊपर, अपने मदर के ऊपर। अब ये क्यों हो, कैसे हो? क्योंकि उस फैमिली का आप पार्ट हो, और फादर भी आपके ऊपर किसी न किसी तरह से इंटरडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो हमारा जो फैमिली होता है वो हर एक कोई किसी न किसी वे से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, चाहे किसी भी वे से हो। उसी तरह से अगर ट्री भी हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है तो वो भी हमारा क्या है? फैमिली है। तो रियल में अगर हमारा फैमिली है, जो हमारा इमीडिएट बायोलॉजिकल फैमिली है, उससे पहले जो कोई अगर फैमिली है, दैट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में जितने ट्री है वो सारे, तो यही कहा गया है योर ओन ट्रू फैमिली। यहाँ योर मिस है, सो आप लोग देख लेना। सो दे सेड वी आर द ओक ट्रीज, वो कहते हैं कि हम लोग ओक ट्री है, एंड योर ओन ट्रू फैमिली, और तुम्हारा सच्चा जो फैमिली है हम ही लोग हैं। बायोलॉजिकल फैमिली के बारे में बात नहीं किया गया है, जो हेरिडिटी फैमिली होता है, जिसके थ्रू से वो जन्म लिया है, वो नहीं। वो फैमिली जो हम लोग डिपेंड होते हैं, हम लोग पेड़ पौधे के ऊपर डिपेंड है और पेड़ पौधे हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर वो दुनिया से एग्जिट कर जाए तो हम लोग भी जा सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। अब वो लोग फिर कह रहे बच्चे को बैग के अंदर ही, वी आर चॉप डाउन, हम लोग को चॉप डाउन कर दिया गया, काट दिया गया। किन्होंने काटा है? उसी बच्चे को बताया जा रहा है कि तुम्हारे पूर्वजों ने ही काटा है। वी आर टॉर्न अप, नष्ट किया गया है, यू डोंट ब्लिंक एन आई, और इस बात से तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। बच्चे को कह रहा है कि तुम इस बात से मुंह नहीं फेर सकते हो, ये सीरियस मैटर है, इसको तुमको ही संभालना होगा। मतलब आदमी ने अगर गलती किया है तो सुधारना किसको होगा? ह्यूमन बींग्स को ही सुधारना होगा। इसीलिए यहां कहा गया है ब्लिंक। ब्लिंक मतलब आंख मारना होता है। यहाँ आंख मारने का कोई सेंस नहीं है, यहाँ आंख फेरने का सेंस है कि आंख फेर नहीं सकते हो। अनलेस यू मेक अ प्रॉमिस, तो फिर कहा जा रहा है कि अगर तुम ये प्रॉमिस नहीं करते हो नाउ, और अभी के अभी करना होगा, नाउ यू आर गोइंग टू डाई, और अगर अभी नहीं किया तो अभी के अभी मरोगे। मतलब मैटर इतना सीरियस है कि अगर प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया जाए पेड़ पौधों को बचाने में, सो वी आर गोइंग टू व्हाट? डाई। इंटायर ह्यूमन रेस, पूरा का पूरा इंटायर ह्यूमन रेस वो क्या होने जा रहा है? मरने जा रहा है, मरने जा रहा है। मतलब ऐसा फ्यूचर फोरकास्टिंग ट्री नहीं कर दिया है। ओके, तो अब लाइन बाय लाइन समझते हैं। ये इसका हिंदी मतलब हमने एक एक समझ लिया। अब देखो इनसाइड द बैग, बैग में क्या होता है? द ट्राइब कन्फर्म द बॉय। ट्राइब जो है, जितने सारे फैमिली थे, जितने सारे ओक ट्री थे, उस बच्चे को कंफर्म करते हैं दैट दे वेयर द ओक ट्रीज, वही ओक ट्रीज है, एंड हिज ओन ट्रू फैमिली, और उसका अपना ट्रू फैमिली है। ट्रू फैमिली का मतलब अभी बताया कि वो फैमिली जिसके ऊपर हम लोग इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वो हमारा ट्रू फैमिली है। बायोलॉजिकल फैमिली नहीं, ये जो हमारा बाय बर्थ हमारा फैमिली है, जिसके वजह से हम लोग जिंदा है। द ओक ट्री इज कॉल्ड हियर एज ओन ट्रू फैमिली। ओक ट्री को ही कहा गया है क्या? ओन ट्रू फैमिली, बिकॉज ट्रीज एंड ह्यूमन आर टोटली डिपेंडेबल ऑन ईच अदर। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। मैंने अभी बहुत सारा बात समझाया इसके लिए, वो समझ लो आप। द ओक ट्री रिवील्स द बॉय दैट दे आर चॉप डाउन। ओक ट्री ये भी बताता है कि हम लोग को काट दिया गया है और हम लोग को टर्न अप किया गया है, लूटा गया है। दे ऑल्सो वॉन्ट्स, यहाँ वॉन्ट कर रहा है ओक ट्री बॉय को, दैट ही कैन नॉट टर्न हिज आईज ऑफ, कि अपनी आंखों को इस मुसीबत से, जो अभी प्रॉब्लम है, उस सिचुएशन से आंख अपनी फेर नहीं सकता है। द सीरियस मैटर बिकॉज इट कनेक्ट्स विथ हिम, क्योंकि ये मैटर उससे भी कनेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि इसका अगर पेड़ का कुछ हानि हो रहा है तो ह्यूमन बींग्स का नहीं होगा, होगा, किसी न किसी वे से होगा। जैसे अगर जो फल मिलना था वो नहीं मिलेगा, छाया मिलना था, ऑक्सीजन बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट है ट्री का, जो मिलना बंद हो जाएगा, और धीरे धीरे हम लोग कहाँ पर चले जाएंगे?
अपने एक्सटेंशन पर चले जाएंगे, अपने मौत के मुंह में चले जाएंगे। दे वॉन्ट द बॉय टू मेक अ प्रॉमिस, और वो लोग चाहते हैं, पेड़ लोग चाहते हैं लड़के से कि वो प्रॉमिस करे, अदरवाइज ही विल डाई इन नियर फ्यूचर। अदरवाइज प्रोसेस, ऐसा रास्ता तो बन गया है कि नियर फ्यूचर में वो मरने वाला है। तो क्या कोई अपनी मौत देखकर क्या अलर्ट नहीं होगा? अलर्ट होगा। तो बच्चा भी ट्वाइस अवेक इसीलिए हुआ था। ओके, इफ ही डज नॉट मेक अ प्रॉमिस, अगर वो प्रॉमिस नहीं करता है, ही विल श्योरली डाई, वो निश्चित रूप से मरेगा। मतलब अगर वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया जो पेड़ पौधों ने, ओक ट्री ने उसको दिया, वो मरने को है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं, दैट इज नंबर 4 स्टैंजा। व्हेनेवर यू सी एन ओक ट्री, जब कभी भी आप ओक ट्री देखो कि कोई गिरा हुआ है, कटा हुआ है, सो नाउ यू विल प्लान टू, अगर एक ट्री को आपने देखा कटा हुआ तो आपको क्या करना है? 2 को प्लांट करना है। मतलब ये ट्री लोग कह रहे हैं, उसी बैग के अंदर ही, उस ड्रीम में, बैग के अंदर में उस बच्चे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि आपने एक ट्री को देखा कटा हुआ, आपको क्या करना है? 2 रोपना है। अनलेस यू स्वेयर, अगर आपने ये प्रॉमिस नहीं किया, द ब्लैक ओक बार्क, और ये जो काला काला दिख रहा है ब्लैक ओक बार्क, जो कि अब सफर कर रहा है डेथ को, विल रिंकल ओवर यू, ऐसा ही दशा तुम्हारा होगा, ये तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। और इसका जैसा दुर्दशा हुआ है, ये जिस तरह अवस्था में है, मरने वाली अवस्था में है, उसी अवस्था में तुमको ले जाएगा। एंड रूट यू अमॉन्ग द ओक्स, और वो जहां अंत तक लेकर चला जाएगा उसको, जहां पर वो है, वेयर यू वर बॉर्न, जहां पर तुम जन्म तो लोगे, बट नेवर ग्रीव, लेकिन बड़े नहीं होगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि पेड़, अगर मान लो आप इतना लैंड पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया है, वाटर पोल्यूशन हो गया है कि कोई बीज क्या हो, पनपता तो है लेकिन बड़ा नहीं हो पाता है, अंकुर तो देता है, जर्मिनेट्स तो करता है, लेकिन वो बड़ा नहीं हो पाता है। उसी तरह से यहाँ कह रहा है कि तुमको वहां तक ले जाएंगे, उस जगह तक ले जाएंगे जहां पर तुम भी जन्म तो लोगे लेकिन बड़े नहीं होगे। मतलब अवस्था ऐसा खराब होने वाला है ह्यूमन बींग्स का कि वो भी जन्म लेगा और पेड़ जैसे नहीं बड़ा हो पाता है, वो भी नहीं बड़ा हो पाएगा। मतलब लाइफ जो स्पैन है आदमी का, वो छोटा हो जाएगा। अगर 100 ईयर्स अगर अभी जी रहा है तो वो क्या हो जाएगा? 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो भी उसका कहने का सेंस है कि वो ग्रो नहीं कर पाएगा। जन्म तो लेगा और जन्म लेते ही मर जाएगा। हो सकता है जन्म लिया और अगले दिन मर गया, ऐसा सिचुएशन आ सकता है। इस पोएम के थ्रू से यहाँ एक वार्निंग है पूरे एंटायर ह्यूमन बीइंग्स को कि ऐसा नहीं किए तो ऐसा होगा। अब लाइन बाय लाइन में आते हैं। ओके, सॉरी। The oak tree suggests the boy that he will surely plant 2 oak trees. ओक ट्री उसको सजेस्ट करते हैं कि तुम जरूर से जरूर 2 ओक ट्री को लगाओगे। Whenever he sees a fallen oak tree, जब कभी भी उसको एक ट्री गिरा हुआ दिख जाए, मरा हुआ दिख जाए, कटा हुआ दिख जाए, तब क्या करना है? 2 ट्री को लगा देना है। If the boy does not keep the promise, अगर वो ऐसा नहीं करता है, to plant 2, कि अगर वो 2 प्लांट नहीं करता है, द ब्लैक ओक बार्क विल टेक हिम एट द प्लेस, उसको ब्लैक ओक बार्क जो है कहाँ लेकर चला जाएगा? वहां लेकर चलाएगा वेयर इट इज रूटेड एंड डाइंग, जहां पर वो जमा हुआ है, जहां पर वो सड़ रहा है, जहां पर वो मर रहा है। जन्म तो लेता है लेकिन बड़ा नहीं होता है, और वहां पर भी उस बच्चे का स्थिति वही हो जाएगा। फ्रॉम द प्लेस द पोएट विल गेट बर्थ बट नेवर कैन ग्रो लाइक द ओक ट्रीज, और जहां पर उसको ले जाएगा वो पोएट भी क्या हो जाएगा? वो बच्चा क्या हो जाएगा? विल गेट हिज बर्थ, अपना जन्म तो ले पाएगा, बट नेवर कैन ग्रो, लेकिन कभी भी बड़ा नहीं हो पाएगा लाइक द ओक ट्रीज। जैसे कि ये किसके साथ घटना हो रहा है? वो उनके साथ घटना हो रहा है, और वही घटना किसके साथ होगा? बच्चे के साथ होगा, मतलब पूरे ह्यूमन बींग्स के साथ होगा। अब इस पूरे बात में क्या आ गया है इस पूरे स्टैंजा में? इफ द बॉय फेल्स नॉट टू कीप द प्रॉमिस, अगर बॉय ऐसा नहीं कर पाता है, प्लांटिंग ओक 2 ट्रीज और सैपलिंग्स, जो छोटा पौधा है वो अगर नहीं रोप पाता है, द ओक ट्री विल मेक हिम वीक, तो ओक ट्री भी उसको क्या करेगा? वीक कर देगा। क्यों?
क्योंकि उसका रिसोर्सेस भी कहाँ है। हम लोग जो जिंदा है किसके वजह से जिंदा है, ओक माने किसी एक ट्री के वजह से है। यहाँ एक पर्सनली ओक ट्री के बारे में बात किया गया, लेकिन पर्सनली ओक ट्री के बारे में बात नहीं है, हर ट्री के बारे में बात है कि वो उसके वजह से, ट्री की वजह से हम जिंदा है, और वो न रहे तो हम भी धीरे धीरे क्या पड़ जाएंगे, वीक पड़ जाएंगे। जैसे उसके रिंकल पड़े थे वैसे भी हमारे हो जाएंगे। एंड अल्टीमेटली बाउंड हिम टू एक्सटिंक्ट, और हमको भी वो बाध्य कर देगा शेष होने पर, मौत के मुंह में जाने पर। सेम एज द ओक ट्री आर एट एक्सटिंक्शन, उसी तरह से जिस तरह से उनका जीवन खतरे में है वैसे ही हमारा जीवन भी क्या होने जा रहा है, खतरे में, मौत के मुंह में जा रहा है। ओके, सो दिस इज द लास्ट स्टांजा, 5th स्टांजा, और इसी में हम लोग समझेंगे कि इस पोएम के थ्रू से पोएट क्या मैसेज देना चाहता है, फाइनली समझेंगे। पहले इसमें मीनिंग समझते क्या है। दिस वॉज माई ड्रीम बीनीथ द बॉस। अब ये जो सारा उसने देखा घटना चक्र, वो जो बैग था, बैग में इतना सारा चीज था, जंगल में गया था, वो कहाँ देखा है, अपने सपने में देखा है। और वो सपने में जाने से पहले एक ओक ट्री के नीचे वो सो गया था, और उसी सोने में उसको क्या आया, ड्रीम आया, और उसी ड्रीम में इतना सारा चीज उसने देख लिया। द ड्रीम दैट अल्टर्ड मी, और ये ड्रीम जो है उसको मेंटली चेंज कर दिया। पहले वो कुछ और सोचता था इन सारे चीज को लेकर, बट उसका थॉट प्रोसेस अब चेंज हो गया। वही कह रहा है अल्टर्ड, अल्टर मतलब चेंज्ड। व्हेन आई केम आउट ऑफ द ओकवुड, वो ओकवुड से बाहर निकला बच्चा, बैक टू ह्यूमन कंपनी, और क्योंकि वो ह्यूमन था तो उसको ह्यूमन कंपनी में रहना है, तो ह्यूमन कंपनी में अभी भी है। माई वॉक वॉज द वॉक ऑफ ह्यूमन चाइल्ड, अभी भी उसका सारा गेस्चर, सारा हाव भाव, बोलने का, चलने का, खाने जैसा है वैसा ही है, लेकिन एक चीज उसका चेंज हो गया। बट माई हार्ट वॉज अ ट्री, लेकिन उसके अब मन में कौन बसता है, पेड़ बसता है, मतलब उसको पेड़ के प्रति सिंपैथी हो गया है, उसके प्रति जागरूक हो गया है, वो ऐसा करता है जैसा उसको सपना आया था। तो कहने का मतलब अब वो बहुत कंजर्वेटिव नहीं, किसके प्रति कंजर्वेशन ले रहा है, वो किसके प्रति कंजर्वेशन ले रहा है, ट्री के प्रति। वो पेड़ को सुरक्षित रखने में बहुत मदद कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है अब वो अपने आप को स्टेबल कर लेगा दुनिया में, क्योंकि वो पेड़ पौधे को स्टेबल कर रहा है। ओके, तो देखो एक एक लाइन में क्या समझते हैं। दिस इंसिडेंट ऑफ मीटिंग विद द ओल्ड लेडी, जब वो ओल्ड लेडी से मिला था, और ये जो ओल्ड लेडी से मिलने वाला घटना था, एंड ऑल अदर्स, और भी जितना सारा घटना हुआ बैग के अंदर जो सपने में वो था, बधा हुआ था, और वहाँ जो उसको मैसेज मिला वो सारा, ही सॉ इन हिज ड्रीम, वो कहाँ देखा, वो अपने सपने में देखा। व्हेन ही वॉज लाइंग बीनीथ द ब्रांचेस, और वो ब्रांचेस के नीचे सोया हुआ था, किसके ब्रांचेस के नीचे, ऑफ द ओक ट्री। ओके, ये पहले लाइन में था। दिस ड्रीम चेंज द बॉयज एटीट्यूड ऑफ थॉट, उसके सोचने का तरीका, उसका हाव भाव, सोचने का जो हाव भाव था वो चेंज कर दिया। आप वैसा ही एक्ट करते हो जैसा थॉट करते हो। आप अगर सही का सोचोगे तो सही का एक्ट करोगे। अगर आपने गलत सोचना शुरू कर दिया तो गलत गलत मुंह से निकलेगा, और गलत गलत आप कर्म करोगे, क्रिया करोगे। तो यहाँ पर उसका सोचने का जो जड़िया था वो अब चेंज हो गया है। अब पहले किसके प्रति जागरूक नहीं था, पेड़ पौधों के, एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक नहीं था। अब जो है पेड़ पौधे और एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक हो गया है। वही कह रहा है कि ड्रीम चेंज द बॉयज एटीट्यूड ऑफ थॉट टुवर्ड्स द नेचर एज अ मदर नेचर। पहले वो सिर्फ नेचर को नेचर समझता था, लेकिन अब क्या समझता है, उसको मदर नेचर समझता है। और यही हमें भी समझना है। अगर हमने भी ऐसा नहीं समझा ह्यूमन बीइंग ने, तो हमारा भी वही हश्र होना है जो बच्चे को वहां थ्रेट मिला था। ओके, नाउ द बॉय आउट ऑफ हिज ड्रीम, अब बच्चे अपने उस सपने से निकल चुका है, बैक टू ह्यूमन कंपनी, और अपने फिर वो मानव कंपनी में आ चुका है। विद द सेम गेस्चर ऑफ ह्यूमन चाइल्ड, और ह्यूमन चाइल्ड का जो गेस्चर होता है, जो चलने का तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है, उसी गेस्चर में है। बट वन थिंग ही गॉट न्यू, लेकिन उस जेस्चर के अलावा, वो जो जेस्चर है उसका जो हाव भाव है उसके अलावा, वन थिंग ही गॉट न्यू, उसको एक नया चीज मिला है। दैट इज रिप्लेस्ड हार्ट, कि उसका जो हार्ट था वो बदल चुका है। दैट इज फुल ऑफ सिंपैथी, अब उस हार्ट में, उस मन में बहुत सहानुभूति है, बहुत प्यार है फॉर द नेचर। किसके लिए, नेचर के लिए। किस रूप में, माँ के रूप में। अब उसको माँ समझता है, जिससे उसको हरण भरण पोषण मिलता है, खाना मिलता है, इसलिए माँ है वो। ओके, सो द लास्ट इज द मैसेज।
द मैसेज और द थीम ऑफ द पोएम इज कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब देखो इस पोएम के थ्रू से पोएट पूरे दुनिया को, पूरे समाज को, हम सभी को क्या बताना चाहता है कि अगर हमने नेचर का कंजर्व किया तभी ह्यूमन काइंड को बचा पाएंगे, दुनिया को बचा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। सो कंजर्वेशन ऑफ नेचर इक्वल्स टू कंजर्वेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। ओके जी, सो दिस इज द मैसेज ऑफ द पोएम। और हमने ये पूरा डिटेल्स जान लिया। आपको ये पोएम एक बार और देख लेना है ताकि आप इसको डबल रिपीट वे से समझ जाओ कि आपने क्या समझा। ठीक है, पोएम वही रहेगा लेकिन जितनी बार आप इसको वॉच करोगे हर बार एक नया थॉट आपके अंदर क्रिएट होगा। सो बी अलर्ट कि आप इसको बार बार देख लो। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट।